क्या आप भी 2026 यूटी एग्जाम फर्स्ट टाइम में क्लियर करना चाहते हो, लेकिन कंफ्यूजन इस बात की है कि रोड मैप, कंपटीशन या फिर स्ट्रेटजी का कोई अता पता नहीं है? तो रुक जाओ, क्योंकि आज की ये जो वीडियो है वो खास आप ही के लिए, जिसके अंदर बच्चों मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए तो बताने आया हूं कि आप सिर्फ ये वीडियो सुन के मत जाइएगा, बल्कि जो बताएगी चीजें हैं उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना भी शुरू कीजिएगा। क्योंकि परफेक्ट टाइम कोई होता नहीं है, उसी दिन हो जाता जिस दिन आप उसके ऊपर काम करना शुरू कर देते हो। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि सीयूटी एग्जाम तो अपने बोर्ड एग्जाम के बाद देंगे, तब अच्छी से तैयारी करेंगे, तो हो सकता है कि बच्चों आप कंपटीशन में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओ। तो इसलिए आपके लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है टाइम की एक वैल्यू करना। अगर आपके पास अभी इनफ टाइम है, तो अगर आप उसका सही तरीके से यूटिलाइज करते हो तो आपसे बढ़कर और कोई नहीं। क्योंकि कंपटीशन की रेस में अगर आप आगे आना चाहते हो तो आपको फर्स्ट मूवर बनना ही पड़ेगा। अब उसके लिए आपको क्या करना है, तो उसके लिए भाई स्टेप बाय स्टेप चीजें मैं आपको एक एक करके शेयर कर देता हूं। सबसे पहले बात आती है जो सीयूटी एग्जाम 2026 होने वाला है उसकी एक बार रियलिटी चेक कर लो क्या होगा। रियलिटी चेक में हम बात करेंगे बच्चों उसके कंपटीशन की। अभी 2025 का एग्जाम हुआ था सीयूटी का, मैं आपको डेटा बता देता हूं। 13 लाख से ज्यादा बच्चे, 13 लाख से ज्यादा बच्चों ने इस एग्जाम के अंदर रजिस्ट्रेशन किया था, और मोर देन 11 लाख से ज्यादा बच्चे इस एग्जाम में अपीयर्ड भी हुए थे। अब सबसे बड़ी बात है कि 2026 में ये क्या डाउन जाएगा? ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि अब की बार जो रजिस्ट्रेशन है ना बच्चे, वो आपके जा सकते हैं 17 लाख के आसपास। 17 प्लस लिख देता हूं, 17 लाख के आसपास इसके रजिस्ट्रेशन जा सकते हैं, जिसमें बच्चों 15 लाख से प्लस तो ये जाएगा ही, पूरे चांसेस है। तो कंपटीशन का आइडिया आप ये लगा दो कि यार ये कम नहीं ज्यादा ही होगा। और इसका रीजन भी बताता हूं क्यों। क्योंकि सीयूटी एग्जाम 2022 में इसकी शुरुआत हुई, ठीक है। अगर आप देखोगे कंसिस्ट होके कि इसकी अवेयरनेस ज्यादा बढ़ती ही जा रही है, और ज्यादातर यूनिवर्सिटी जो है पहले सीयूटी को अडॉप्ट नहीं कर रही थी, लेकिन उसने भी अपना क्राइटेरिया, मतलब अपने कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेने का, उसने बोला कि भाई आप एक कॉमन बेस का एग्जाम दे के आओ, कौन सा सीयूटी, तो उसी के बेसिस पे हम देंगे। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल हो, स्टेट हो, डीम्ड हो, सभी ने इसके अंदर पार्टिसिपेशन, 250 से ज्यादा यूनिवर्सिटी जो है अब सीयूटी के बेसिस पर अपना एडमिशन करवाती है बच्चों का। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। तो इसलिए आपको अभी से मैं कह रहा हूं कि अवेयर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कंपटीशन कम नहीं बढ़ता ही रहेगा। ये आपके लिए पहली समझ होगी। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल के आती है वो आती है बच्चों सिलेबस का ब्रेकडाउन। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे जो होते हैं सिलेबस को लेके ही पूरे साल सबसे ज्यादा परेशानी में रहते हैं, और यही उनकी एक नाकामयाबी का फेस होता है, और वो फर्स्ट टाइम में अपना एग्जाम क्रैक नहीं कर पाते। और फिर वो बोलते हैं कि चलो यार अभी तो ठीक है, अब मैं फर्स्ट टाइम में नहीं कर पाया तो नेक्स्ट टाइम में ड्रॉप ले लेता हूं। तो यार ड्रॉप की सिचुएशन को तो आने ही नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो नींव है ना, जो बेस है, वो आपका सिलेबस है। और सीयूटी एग्जाम का सिलेबस बच्चों को बहुत ज्यादा कभी कभार कॉम्प्लिकेटेड सा लग जाता है, लेकिन सिलेबस का पैटर्न बहुत सिंपल है। 2025 के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा, रिसेंट वाला। तो इसके अंदर बच्चों आपके 3 सेक्शन रहते हैं, 3 सेक्शन, सेक्शन 1, सेक्शन 2, ध्यान से, और सेक्शन 3 सेक्शन रहेंगे। ये 2025 के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं, 2025 सीयूटी के बेसिस पे, तो कंफ्यूज मत हो। रिसेंट का एग्जांपल इसलिए लिया जाता है ताकि आप अच्छे तरीके से उसे समझ सके, ठीक है मेरे बच्चे। तो अब अगर हम सेक्शन की बात करें बच्चों, तो सेक्शन ए में दे रखी है लैंग्वेजेस। क्या दे रखी है बच्चों? आपकी लैंग्वेजेस। और अगर देखें तो वो 13 के आसपास है, 13 भाषा। 13 भाषा के अंदर बच्चों हिंदी और इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश ये बच्चों की मोस्ट फेवरेट है, जो सबसे ज्यादा वो चूज करते हैं। फिर सेक्शन 2 के अंदर बच्चों आपके डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट दे रखे, डोमेन सब्जेक्ट दे रखे, जो बच्चों आर्ट्स, ठीक है, आपके कॉमर्स और आपके साइंस, तीनों स्ट्रीम से रिलेटेड है। और ये सिर्फ आपके 12th के बेस पर है। 12th एनसीईआरटी, इसमें एनसीईआरटी यूज होती है, इसके बेस पर है। और ये होता है बच्चों हमारा जीएटी का सेक्शन, जीएटी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर रीजनिंग, क्वांट्स और साथ ही साथ बच्चों जीके, करंट अफेयर भी इसके अंदर होता है। ये 3 सेक्शन आपको दिए जाते हैं सिलेबस के अंदर, और इसमें जो चूज करने के आपको चांसेस मिलते हैं वो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 चूज कर सकते हो सब्जेक्ट, जिसके अंदर क्राइटेरिया रहता है कि 1 लैंग्वेज और 3 डोमेन और साथ ही साथ 1 जीटी। ये इसका पूरा पैटर्न रहता है। ये मैक्स है, मैक्सिमम है बच्चों।
तो सिलेबस का ब्रेकडाउन कुछ इस बेसिस पे। और एक कंडीशन इसके अंदर अप्लाई ये होती है कि जो आपके पास क्लास 12th में सब्जेक्ट है ना, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आपको अपने सीयूटी एग्जाम में भी क्लास 12 के बेसिस के ही सब्जेक्ट लेने पड़ते हैं, अदरवाइज वहां पे आगे चल के मैपिंग में प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए पहला जो अपने माइंड में क्राइटेरिया सेट करना है क्या, कि जो आप क्लास 12 में सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो अपने डोमेन वाले एनसीईआरटी बेस्ड, वही आपको अपने सीयूटी में चूज करनी। हाँ, हालांकि आप कोर्सेज में अलग अलग में एंटर हो सकते हो, ऑनर्स में, प्रोग्राम में अलग में, लेकिन आपको उन्हीं के बेसिस पे सिलेक्शन लेना पड़ेगा। ये बहुत सारे, खास तौर पे डीयू अगर को आप टारगेट कर रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी को, तो उसके अंदर ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि अगला बात आती है कि क्या स्ट्रेटजी रह सकती है कि हम सीयूटी एग्जाम को फर्स्ट टाइम में ही क्या करें, कवर कर ले, मतलब क्रैक कर ले। तो उसके लिए बच्चों स्ट्रेटजी के तौर पे आपको कुछ मेजर चीजों को फॉलो करना है। सबसे इसमें मेजर चीज आती है कि मैं आपको कहता हूं कि बच्चों आप अपनी 12th क्लास की जो एनसीईआरटी है उसको जितना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो उतना कर लो, क्योंकि ये एक आपकी कामयाबी की चाबी है। और स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है कि आप अपने 12th बोर्ड के ऊपर पूरा ध्यान दो, अपने जो आपके 12th बोर्ड के एग्जाम है ना उसके ऊपर पूरा फोकस रखो, अपने हर एक कॉन्सेप्ट को ना बहुत डिटेल में कवर करो। जब आप ये चीजें कर रहे होंगे ना तो ऑटोमेटिकली आप अपना एक तरीके से जो बेनिफिट है ना सीयूटी एग्जाम में आप देखने वाले हो। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट काफी डिटेल में याद है वही बच्चे अपना सीयूटी में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे पाते हैं, क्योंकि सीयूटी प्रॉपरली आपका एमसीक्यू बेस्ड होता है, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चंस के जो लेवल होते हैं बोर्ड्स के कंपेरिजन में थोड़े हाई स्टैंडर्ड के होते हैं। और वो हाई स्टैंडर्ड कहां से निकल के आता है? एनसीईआरटी का निचोड़। तो जिस बच्चे को डिटेल में पता है वो आराम से कर लेगा, क्योंकि एमसीक्यू की जो टाइप्स होती है ना आपके सीयूटी एग्जाम के अंदर बच्चों, वो एक तरीके से वन लाइनर के क्वेश्चन भी देता है आपको, स्टेटमेंट बेस भी दे देता है, रहते क्राइटेरिया उनका जो बेस है वो एमसीक्यू रहता है, और मैचिंग टाइप के भी दे देता है ना, पैसेज वाले भी दे देता है वो, और साथ ही साथ क्रोनोलॉजी टाइप के भी दे देता है। तो ये सब टाइप उसकी रहती है। तो वो बच्चे आराम से क्रैक कर लेते हैं जिन्होंने फोकस के साथ और डिटेल में कॉन्सेप्ट को कवर किया होता है। तो एनसीईआरटी बच्चों आपकी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर आप कर सकते हो। चलो ये तो आपका इसके साथ हो गया, और इसी के अंदर जो दूसरी चीज है वो आते बच्चों आपकी प्रैक्टिस। और वो प्रैक्टिस में स्पेशली कहना चाहूंगा इंग्लिश या फिर हिंदी, जो बच्चे मीडियम जिसके रहते हैं वो उसके करें, और एक होता है जीएटी। तो ये आपके ऐसे दो सेक्शन है बच्चों, जैसे सेक्शन 1 है और ये सेक्शन तीसरा है। तो बच्चों ये मांगते हैं आपसे प्रैक्टिस, तो वो भी प्रैक्टिस अगर आप करोगे तो आपके लिए बेस्ट है। कुछ ही नहीं, टाइम बाउंड की कोई जरूरत नहीं है, 1 आवर भी अगर आप दे रहे हो ना इन सब्जेक्ट को, तो ऑटोमेटिकली बच्चों आपकी प्रिपरेशन हो रही है। क्योंकि शुरुआत में तो बहुत सारी गलतियां होंगी, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रैक्टिस करते करते, क्योंकि ये सब्जेक्ट विदाउट प्रैक्टिस नहीं है, सिर्फ आप वीडियो देख के काम नहीं चलाओगे, अपने सेल्फ प्रैक्टिस करना आपके लिए जरूरी है। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसी के बेसिस पे आपका डोमेन मांगती ही नहीं है, वो बोलते हैं कि हमें तो सिर्फ यही 2 क्राइटेरिया चाहिए, इसके बेसिस पे हम आपको एडमिशन दे देंगे। एक रियल एग्जाम्पल मैं आपको बीएचयू का बता देता हूँ। अगर आप बीएचयू में एडमिशन लेना चाहते हो ना, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो उसके अंदर वो बोलता है जीटी और लैंग्वेज के बेसिस पे हम आपको एडमिशन दे देंगे। तो ये देख लो बच्चों, है ना। और चलो हर चीज के लिए बच्चों पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चाहे कितना भी बड़ा एग्जाम हो, चाहे आपको कोई कुछ भी कहे, कितना भी कहे कि पीवाईक्यू इतने फायदेमंद नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आपको एक आइडिया देने के लिए, जब बच्चों को आइडिया ही नहीं पता, जब आइडिया नहीं पता तो वो कैसे उसकी वैल्यू को समझ पाएगा कि यार सीयूटी का इस लेवल का भी एग्जाम होता है। वो तो सोचते हैं एमसीक्यू है, कर लेंगे, बट ध्यान रखना वो नेगेटिव मार्किंग भी रहती है उसके अंदर। तो इसलिए आप कितना भी कर लीजिएगा, आप पीवाईक्यू देख के ही जाओगे, तब जाके आपको उसका बेनिफिट मिलेगा, और वही चीजें आपको सबसे ज्यादा काम आएगी। और अभी आपके पास टाइम है, तो आप इस टाइम का अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा फोकस करके। अपने वीक सब्जेक्ट के ऊपर अगर आप ज्यादा से ज्यादा फोकस करोगे तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा बच्चों, ठीक है। तो ये चीज आपके इसके साथ रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट बात आती है कि मैं आपको अपनी साइड से क्या टिप्स दे सकता हूं। तो मैं पहले भी यही बच्चों को बताया, आपको भी यही बताऊंगा कि देखो बच्चों, सीयूटी एग्जाम जो रहता है ना उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहती है। क्या रहती है? नेगेटिव मार्किंग। और इसी को अगर आप इससे बच गए ना तो आप हर चीज से बच जाओगे। अब जैसे अगर आप कोई उसके अंदर 50 क्वेश्चन होते हैं आपको, है ना, ये आपको पता है 50, एक क्वेश्चन उन्होंने बोला कि 5 मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही दिया तो,
ठीक है। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत दिया तो आपके -1 हो जाएंगे। तो यानी कि 50 में से अगर आप 49 क्वेश्चन सही करके आए तो 5 × 49 कितना हो गया, 245। लेकिन अगर आपने एक क्वेश्चन को गलत किया तो आपके -5 तो रहेंगे ही, और इसके अलावा -1 और हो जाएगा। तो यानी कि 245 आए थे ना, उसमें एक नंबर और घटा दो तो 244 हो गए। कितने हो गए, 244। तो ये लीजिएगा 244। तो इसलिए बच्चों नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज्यादा रोल है। तो इसीलिए मैं आपको ये चाहता हूं कि भाई आप ऐसा करो कि जब कोई आंसर देने की कोशिश करो तो उसके अंदर गैस मत करना। गैस की जगह जो मेथड है वो मैं आपको बता देता हूं। उस मेथड के अंदर बच्चों आप यूज कर सकते हो एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, अब ये क्या होता है एलिमिनेशन मेथड? तो सिंपली बच्चों जो आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन के जो 4 ऑप्शन मिलते हैं, मान लो ये क्वेश्चन है उसके 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। तो इसके अंदर अगर आपको कोई भी आंसर नहीं पता, कभी कभार ऐसा होता है कि यार ये तो हो ही नहीं सकता, तो उसमें से मान लो अगर आपको डी और ए लग ही नहीं रहा तो आप 4 में से सबसे पहले गलत वालों को हटा दो। तो उससे आपका जो क्राइटेरिया होता है ना गैस करने का एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, वो और ज्यादा बेस्ट हो जाता है। यानी कि आप बिल्कुल क्लोज पहुंच जाते हो अपने आंसर के। तो इसलिए 4 की जगह गलत आंसर को सबसे पहले निकालो, ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। तो ये सबसे बड़ी आपके लिए स्ट्रेटेजी रहेगी। और दूसरा है बच्चों, ऑब्वियसली यार कोई भी ऐसी चीज नहीं है, अगर ऐसे कंपटीशन में अगर आप प्रैक्टिस को इग्नोर कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो, लेकिन अभी स्मॉल बेसिस पे करो। हाँ बिल्कुल, आपके लिए ज्यादा है, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। छोटी छोटी प्रैक्टिस भी क्या करेगी, आपका एक आगे रिदम सेट करेगी, है ना। एक होता है ना कि चलो अब मैं कॉपी ओपन करूंगा, ये करूंगा। तो आपके लिए सबसे बेस्ट है कि अगर आप शुरुआत में ये चीजें कर लोगे ना तो वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट रहेगा। और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है। और बस इतना एक सिंपल सा पैटर्न को फॉलो करना है। बस सबसे बड़ी बात है कि यार बच्चा ना फॉलो ही नहीं करता, बच्चा सिर्फ सुनता है और फॉलो ही नहीं करता। तो इसलिए ये वीडियो मैंने आपके सुनने के लिए तो बिल्कुल नहीं बनाई है। मैं चाहता हूं कि अगर आपने यहां तक देखी है ना, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करके जाना कि यस सर, जो आपने बताया ना हम उसके ऊपर काम जरूर करेंगे। बेशक उन चीजों के बारे में कितना भी हमें स्ट्रगल क्यों ना करना पड़े, लेकिन हम अपने काम को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करेंगे, बल्कि उस काम के ऊपर इंप्लीमेंट जरूर करेंगे जो भी हमने सुना या जाना। और यही मेरे लिए सबसे बड़ी चीज रहेगी। फिर देखना आपका फर्स्ट टाइम में कैसे क्रैक नहीं होता, ड्रॉप लेने जैसा कोई चांस ही नहीं। तो ये था आज की इस वीडियो में, उम्मीद है कि बहुत अच्छी लगी होगी। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। जय हिंद सभी बच्चों को।